नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो टीचिंग मेथड की बुक है, जो मेरी टीचिंग मेथड की बुक है, उसके मैं आज एक पेपर सोल्व करवा रहा हूँ 2013 का। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि प्रश्न को आपके परीक्षा के अंदर आए तो कैसे सोल्व करना, प्रश्न को कैसे आपके उस प्रश्न के प्रति आपकी समझ को बनाना, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक प्रश्न है 19वां। इस प्रश्न को कर देते हैं। क्या लिखा हुआ, अगर कोई विद्यार्थी गणित में उपलब्धि औसत से कम है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। अगर विद्यार्थी गणित में उपलब्धि उसकी औसत से कम है तो आप अगर शिक्षक हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है गणित के अध्ययन में समय खराब नहीं करने की सलाह देना। ये तो बात गलत है, आप किसी को नेगेटिव तो बोल ही नहीं सकते। अगला है गणित में विद्यार्थी की जो कठिनाइयों को पता लगाने तो निदानात्मक परीक्षण ये हो सकता है। अंतर्मन से विभिन्न उत्तर, खुद के मन में तो उत्तर देने का आएगा तो बच्चा होशियार होगा तभी तो आएगा ना। लेकिन ये औसत से कम है, इसका मतलब ये तो गलत है, सीधी सी बात है, ये ऑप्शन गलत है और ये भी गलत है। कठिनाई के बारे में माता पिता बुलाने से क्या मतलब, इसका अंदर ऑप्शन ये भी राइट हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है, 20वां प्रश्न है गणित की प्रयोगशाला में प्रोपोरेशनल डिवाइडर का उपयोग किसके अंदर किया जाता है। अब डिवाइडर का मतलब होता है किसी को बांटना, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, देखो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल शब्द से ये प्रोफेशनल बना। प्रोपोर्शनल मतलब उसी के अनुपात में किसी को बड़ा या छोटा करना, यानी किसी आकृति को बड़ा या छोटा करने के किसी अनुपात में, मैं कहूँगा 2:1 में अगर आप 1 अनुपात है उसको 2 अनुपात बनाना, मतलब इस अनुपात में कोई किसी के निश्चित अनुपात में किसी आकृति को बड़ा या छोटा करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं, सबसे स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है कि प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब अनुपात में छोटा या बड़ा करेंगे और तो क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये उपकरण वाला प्रश्न आएगा। अगला है हमारे पास 21वां प्रश्न है, पाठ योजनाओं का आविर्भाव किससे हुआ। पाठ योजना का उत्पन्न कहाँ से हुआ, गेस्टोल्ड मनोविज्ञान से हुआ। पाठ योजना गेस्टोल्ड है पूर्णाकार, पाठ योजना इकाई छोटे छोटे पूर्ण प्रश्न पाठ के पूर्ण अंश को पहले प्रस्तुत किया जाता है, यानी पूर्ण से अंश की ओर जाता है ये पाठ योजना। हाँ, बालकों के अध्ययन में आदत के विकसित करने के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसने दी थी। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि ऑप्शन नंबर बी राइट है, डेजी मॉरविल जॉन ने दी थी। अगला हमारे पास प्रश्न है, नागरिकता प्रभावपूर्णता समाज की शिक्षा, नागरिकता प्रभावपूर्णता जीवन की शिक्षा को एक आवश्यक अंग किसने माना। नागरिकता, या देखो अपन कोई गांव में नागरिक आदमी है, नागरिक मतलब कोई भी आम आदमी हो, वो सामान्य जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा उपयोग किसका करेगा, लिखित गणित का करेगा, अभ्यास करेगा गृह करेगा मौखिक गणित का। अरे गांव में कोई भी सब्जी लेने भी लाएगा ना तो भी बोलेगा कि 5 किलो सब्जी, मतलब गणित का उपयोग कर दिया, और मौखिक गणित उपयोग करते हैं। सामान्य नागरिक होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मौखिक गणित, उसको लिखित गणित से कोई मतलब नहीं, गृह कार्य से उसको कोई मतलब नहीं, अभ्यास कार्य से उसको कोई मतलब नहीं, हालांकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। अगला हमारे पास 24वां प्रश्न है, गणित के शिक्षण में कौन सी तकनीकी से विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल शब्द आ गया ना, इसका मतलब तत्काल उत्तर कौन देता है, अभिक्रमित अनुदेशन होता है ना, वो तत्काल उत्तर देता है। अगला हमारे पास प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसमें गणित के साथ संबंध, मतलब गणित हर किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये कथन किसको प्रयुक्त करता है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, सिर्फ विज्ञान के विषय का गणित के साथ उच्च धनात्मक संबंध, गलत, सिर्फ विज्ञान की बात थोड़ी करेगा, कुछ लोग इसका अध्ययन करते हैं, ये भी घात गलत। सभी विषयों के साथ गणित का निकट संबंध ये हो सकता है। अगला पढ़ते हैं, गणित की उन्नति दूसरे विषय की तरह ठीक से हो सकती है, लेकिन ये प्रश्न इसको ज्यादा प्रभावी बनाता है। सभी विषयों का गणित के साथ एक निकट संबंध होता है, यानी कोई भी विषय होगा उसका गणित के साथ उसका एक निकट संबंध होता है।
ऑप्शन नंबर बी, ये सी राइट होगा इसका। अगला है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष मतलब पियर्स, बेंजामिन पेरिक नहीं, पियर्स है। ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निष्कर्ष मतलब पियर्स, निष्कर्ष किसने दिया था? पियर्स ने दिया था, बेंजामिन पियर्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अगला है ओवरहेड प्रोजेक्टर कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित के काम के भार को कम करना, गणित के काम के भार में वृद्धि करना, अध्यापक के लिए शिक्षण को रुचिकर बनाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना। भाई रुचि, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत बात है। इन दोनों में से ज़्यादा प्रभावी कौन है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी पढ़ाने के तरीके को प्रभावी कौन बनाएगा? ओवरहेड प्रोजेक्ट पढ़ाने के तरीके को प्रभावी बनाता है। रुचिकर से ये प्रभावी ज़्यादा है ऑप्शन। हालांकि ये भी सही है, लेकिन इन दोनों को देखा तो ये ज़्यादा सही है। अगला हमारे पास प्रश्न है, गणित जो गणित के सौंदर्य की प्रशंसा करता है वह गणित के साहित्य को पढ़कर, महान गणितज्ञ के चित्र को देखकर, गणित का भाषण सुनकर, गणित की पहेलियां या उलझनपूर्ण समस्या को सुलझाकर। उलझनपूर्ण अगर कोई समस्या को सुलझाएगा ना तो वो गणित की प्रशंसा कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला है वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। कंप्यूटर के लिए आधार कौन सा होता है? इंग्लिश में इसका नाम बाइनरी है। तो ये बाइनरी अपन नंबर सिस्टम में जो कंप्यूटर में जो बाइनरी नंबर होते हैं ना, वो इसका राइट हो जाएगा। ये बाइनरी ये होता है ऑप्शन। इंग्लिश में इसका नाम आगे पढ़ देते हैं, हालांकि इन तीनों में से कोई मतलब नहीं। उपज समीकरण से क्या मतलब कंप्यूटर को। अगला है यदि एक परीक्षण में एक समूह पर 2 या 3 बार प्रशासित किया जाए तो वह हर बार समूह में अंकों में निश्चित रहे। यानी एक ही समूह पर बार बार किसी को अपन मूल्यांकन करने पर भी मूल्यांकन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब वो कैसा मूल्यांकन है? वो एक विश्वसनीय मूल्यांकन है। समझ में आई बात? अगला है शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में अपने को क्रियात्मक पक्ष का सही क्रम है। चरित्र निर्माण तो भावात्मक पक्ष का होता है। ये दोनों तो पहली बात से पहले इससे झटाके से कट गया। अगला है उद्दीपन पहले आएगा, बिल्कुल सही है। उद्दीपन इन दोनों में भी है। उसके बाद कार्य करना आएगा, उसके बाद नियंत्रण आएगा, न कि समायोजन। समायोजन कैसे होगा? नियंत्रण नहीं होगा तो समायोजन कहाँ से होगा? इसका मतलब पहले क्या आएगा? नियंत्रण, उसके बाद समायोजन, उसके बाद स्वभाव में आएगी और उसके पास वो क्रिया आपके आदत में बन जाएगी। वो क्रिया आपकी आदत बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्रम कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है विश्लेषण विधि से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रदान करना निम्न में से किस सिद्धांत के अनुरूप है? विश्लेषण विधि से शिक्षण या अधिगम प्रदान करना, ये आपके थोरनडाइक के नियम से संबंधित है। आपको ध्यान है, विश्लेषण का मतलब किसी खंड अलग करना। विश्लेषण विधि का मतलब किसी के टुकड़े को तोड़, अंश से उस टुकड़े को तोड़कर उस प्रत्येक टुकड़े की प्रभावपूर्ण परिभाषा देना, यानी उसका एक प्रभावपूर्ण उसकी परिभाषा देना, मतलब उस टुकड़े को समझना। अंश से पूर्ण से अंश की ओर जाएगा। यानी ये विश्लेषण विधि से शिक्षण या अधिगम प्रदान करना किस सिद्धांत के अनुरूप है? थोरनडाइक के सिद्धांत के अनुरूप है। आप कहोगे थोरनडाइक के कितने सिद्धांत दिए थे? थोरनडाइक ने 8 सिद्धांत दिए थे, आपको ध्यान है तो, जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे, 5 इसके गौण नियम दिए थे। मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे और 5 इसके गौण नियम दिए थे। आपको ध्यान है तो 3 नियम कौन कौन से थे? एक तो प्रभाव का नियम, एक अभ्यास का नियम दिया था, देखिए एक अभ्यास का नियम, एक प्रभाव का नियम, एक तत्परता का नियम। तो ये 3 नियम आपको ध्यान है तो दिया होगा। लेकिन ये जो 5 नियम दिए थे ये मुख्य नियम न होकर गौण नियम थे। उसमें भी एक नियम आता है आंशिक क्रिया का नियम। जो आंशिक क्रिया का नियम था ना, वो जो आंशिक अनुरिक क्रिया का नियम था उसी से ये थोरनडाइक के नियम संबंधित थे। गणित में सोचने या तर्क करने की क्षमता का विकास करने में सबसे अधिक प्रभावी कौन सी विधि है?
कभी चीज़ को सोचेंगे। व्याख्यान विधि तो एक शिक्षक केंद्रित विधि है, न कि ये शिक्षक केंद्रित होने पर इसके स्टूडेंट इस पे अपन को सोचना ही नहीं है, तो पहले से गलत हो जाएगा। निगमन भी रटंत प्रणाली को प्रभावित करता है, ये भी रटंत प्रभावी को प्रभावित। ट्रांसलेशन मतलब अलग अलग चीज़ को इकट्ठा करना, ये संश्लेषण है। लेकिन समस्या समाधान विधि में व्यक्ति होगा, वो किसी समस्या दे दी जाएगी, उस समस्या के बारे में वो व्यक्ति उस समस्या के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास है, जब आपकी कक्षा शिक्षण प्रभावपूर्ण नहीं हो तो आप क्या करेंगे। अगर प्रभावपूर्ण शिक्षा नहीं हो तो आप क्या करेंगे, विषय वस्तु पर शिक्षण अधिगम व्यू रचना में परिवर्तन कर पुनः पढ़ाएंगे। उस विषय वस्तु को धीरे धीरे पढ़ाएंगे जिसे हमें पढ़ाना है। इन दोनों में से तो ये राइट है ऊपर वाला। लेकिन उस विषय वस्तु को पूर्ण करने के लिए विशेष कक्षाओं को दोबारा पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। छात्रों से कहेंगे कि विषय वस्तु पढ़ाएगी, उसके मन से समय आगे क्लास का इंतजार, क्या मतलब इसकी। लेकिन इनमें से ज़्यादा ऑप्शन ये राइट है। जो ज़्यादा प्रभावी उत्तर होता है ना, वही इसका उत्तर हो जाता है। कई बार अपन को देखना पड़ता है। ठीक है, अगला है गणित के संप्रति विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उपयुक्त है। संप्रति कॉन्सेप्ट आपको डेवलपमेंट करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट करना है, कोई सूत्र बनाना है, तो उसके सूत्र से पहले आपको ध्यान हो तो सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण आपके समक्ष रखे जाते हैं। सामान्यकरण आगे नहीं आएगा, पहली बात तो ये दोनों कटेंगे। फिर इन दोनों में से राइट हो जाएगा। फिर इन दोनों में से प्रत्येक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन सामान्य क्रम तो नियम बनना आएगा तब आएगा। इसका मतलब अमूर्त चिंतन का विकास, उदाहरण से आपको अमूर्त चिंतन का विकास होएगा, तो अमूर्त चिंतन इसके बीच में आएगा और ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन आपके समक्ष है। कौन सा नियम है वो है आपके मूल्यांकन के लिए कौन सा गलत है। मूल्यांकन एक प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, बौद्धिक पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, बिल्कुल राइट है ये भी। मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु केंद्रित है होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु केंद्रित होती है। और ये दोनों एक जैसे हो गए, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट तो नहीं है, हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर तो गलत कौन सा है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर ये गलत है। हालांकि तो यहाँ पर ये था मूल्यांकन की प्रक्रिया उद्देश्य केंद्रित है, ये उद्देश्य केंद्रित है, तो ये तो बात सही है, उद्देश्य केंद्रित है। लेकिन ये जो सिर्फ यहाँ उद्देश्य था, उद्देश्य केंद्रित है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर विषय वस्तु केंद्रित नहीं है। केवल आप विषय वस्तु केंद्रित की बात करोगे तो वो गलत बात है, राइट। गणित में मंद अधिगमकर्ता विद्यार्थी को मदद करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। कोई बच्चा है जो स्लो लर्नर है, जो बहुत कम सीखता है, बहुत धीरे धीरे सीखता है कोई चीज़ को, मतलब स्लो लर्नर है, तो आपको क्या करना चाहिए। लगातार टेस्ट लिया जाए, ऐसे लड़के को विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाए, उन सभी को अलग से रखा जाए, सुनियोजित, इन तीनों से तो ज़्यादा प्रभावी ये दिख रहा है, सुनियोजित नाम से स्पष्ट है। सुनियोजित निश्चित अर्थपूर्ण गणितीय कार्य में लगाया जाए जिन्हें उन्हें सफलता प्राप्त हासिल हो सके। तो ऐसे प्रभावीपूर्ण जो सुनियोजित और अर्थपूर्ण गणितीय कार्य में लगाया जाए जिनसे वो चीज़, कोई चीज़ है उसको वो बढ़िया तरीके से उसको हासिल कर सके। अगला हमारे पास प्रश्न है, कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा कि वह घन या घनाभ में अवबोध का मतलब होता है कि समझ जिसमें है रखता है, जो समझ को प्रभावित करता है। देखो परिभाषा कभी भी समझ को डेवलप नहीं करेगा, ये किसको प्रभावित करेगा, ज्ञान। तो ये ज्ञान की बात कर रहा है। दोनों में समानता और असमानता के बिंदुओं का पता लगाना, ये भी बात
अगला लेकिन यहाँ पर देखो, परिभाषा और चित्र बनाना, चित्र बना तो कौशल और परिभाषा है ज्ञान, ज्ञान और कौशल की बात कर रहा है, ये भी गलत बात है। जो घन या घनाभ के चित्र को देखकर पुनः प्रत्यास्मरण कर सके, लेकिन प्रत्यास्मरण की बात करें तो ये भी एक ज्ञान का ही भाग है। लेकिन यह एकदम स्पष्ट पता चल रहा है कि समानता और असमानता के बिंदुओं को बताए, यानी इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर को कभी बताएगा जब उसके अंदर समझ होगी। तो अंतर कब बताएगा कोई व्यक्ति, जब उसके अंदर कोई समझ होगी, तभी वो अंतर बता पाएगा। समझे बात को। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करवा दिया बढ़िया से। आप ऐसे पेपर को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप इस बुक को बढ़िया से खरीद लें, मार्केट के अंदर आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। और ये बुक है जो मेरे द्वारा लिखी गई। आप इस बुक को बढ़िया से, अगर आपको अच्छी लगे ये बुक, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।